अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और क्वेश्चंस किस पे करने जा रहे हैं। अब फाइनली हम ऑडिट रिपोर्ट देखने जा रहे हैं, यानी इस सवालों के अंदर, इन सवालों के अंदर अब हमारे पास ओपिनियन भी होगा और ऑडिट रिपोर्ट भी होगी। तो ये पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। पाम इंडस्ट्री कंपनी के नाम से क्वेश्चन है ये। पाम ईयर एंड वाज 31 March 2015 and the draft financial statement shows revenue of 28.2 million, receivables of 5.6 million and profit before tax of 4.8 million. The fieldwork stage for the audit has been completed. A customer of Palm owed an amount of 350,000 at the year end. Testing of receivables in April highlighted that no amounts had been paid to Palm from this customer as they were disputing the quality of certain goods received from Palm. तो गेम क्या है यहाँ पे अमाउंट कोई रिसीव नहीं हुई है और ये डिस्प्यूट कोई चल रहा था, क्वालिटी इस वजह से नहीं मिली है। द फाइनेंस डायरेक्टर इज कॉन्फिडेंट the issue will be resolved and no allowance for receivable was made allowance for receivable was made with regards to this balance. अब यहाँ पे 350,000 है और यहाँ पे जो है ना कस्टमर पैसे नहीं दे रहा और इन्होंने कोई अलाउंस भी नहीं बनाया जबकि अलाउंस बनना चाहिए। तो ये सीधी सीधी क्या है, मिस स्टेटमेंट। सही, मिस स्टेटमेंट क्यों है? मिस स्टेटमेंट इसलिए कि अलाउंस इसका रिक्वायर्ड है और इन्होंने कोई अलाउंस क्रिएट नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है भाई? नेक्स्ट अगला काम हमारा वही मटीरियलिटी निकालना। तो यहाँ पे 350,000 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 4800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज 7.29%। 350 डिवाइडेड बाय 4800 मल्टीप्लाई बाय 100, 7.29% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 7.29% बन रहा है, देयरफॉर ये क्या है? मटीरियल बट नॉट परवेसिव। ठीक हो गया। अब इसके बाद ओपिनियन क्या होगा बेटा? ओपिनियन होगा अगेन क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर। और अब चौथी एक और बात, ज़रा मुझे ये बताएं कि रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ओपिनियन क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर होगा, रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? रिपोर्ट भी मॉडिफाई होगी। क्यों? रिपोर्ट मॉडिफाई दो वजह से होती थी पिछला लेक्चर। रिपोर्ट मॉडिफाई दो वजह से होगी, या तो ओपिनियन के अंदर चेंज आ जाए या फिर एडिशनल पैराग्राफ ऐड हो जाए। तो यहाँ मिस स्टेटमेंट है, ओपिनियन के अंदर चेंज आया तो इसका मतलब रिपोर्ट भी क्या होगी? मॉडिफाई। क्यों मॉडिफाई होगी ये भी बताना जरूरी है। क्या मॉडिफाई होगा, बल्कि क्या इस रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन क्या होगी? तो क्या मॉडिफिकेशन होगी? हम बोलेंगे कि अब जो ओपिनियन का पैराग्राफ है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा? ओपिनियन पैराग्राफ चेंज होकर क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। ओपिनियन पैराग्राफ चेंज टू क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ओपिनियन का पैराग्राफ चेंज होता है तो बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ भी चेंज होता है। मैं यहां करके लिख रहा हूं इसको। बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ क्या बन जाएगा? सर स्टैंडर्ड रिपोर्ट में था ना बेसिस फॉर ओपिनियन, तो अब क्या बन जाएगा? चेंज होकर बेसिस फॉर क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। क्या बन जाएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। यानी क्या हुआ सीन यहाँ पे? पूरे सवाल को अगर मैं कंक्लूड करूं, ये में से स्टेटमेंट थी, मटीरियल थी, इसीलिए ओपिनियन क्या गया? क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर। क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन जाने की वजह से रिपोर्ट भी क्या हो जाएगी? मॉडिफाई। रिपोर्ट के अंदर क्या चीज मॉडिफाई होगी? ओपिनियन का पैराग्राफ अब मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। और जो ओपिनियन का पैराग्राफ है वो चेंज होके क्या बन जाएगा? क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ। और जो बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ है वो अब बदल के क्या बन जाएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। ठीक है,
नाउ यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है हमफ्रिस कंपनी, अगेन सेम रिक्वायरमेंट। Humphreys company operates a chain of food of wholesaler across the country and its year end is 30th September 2011. The final audit is nearly complete and it is proposed that the financial statements and audit report will be signed on 13th December. Revenue for the year is 78 million and profit before tax is 7.5 million. The following events have occurred subsequent to the year end. कुछ events occur हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 7.5 मिलियन। क्यों रखा है मैंने इसको यहाँ पे? मटीरियलिटी के लिए। देन अ रिसीवेबल ऑफ हेम्फ्रेसिस कंपनी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। अ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं? कैश फ्लो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। एंड इट्स ईयर एंड बैलेंस इज 0.3 मिलियन. The company has just become aware that its customer is experiencing significant going concern difficulties. भाई इसके कस्टमर को significant going concern की difficulties फेस हो रही हैं. Humphreys believe that as the company has been trading for many years, they will receive some, if not full, payment from the customer. Hence, they have not adjusted the receivable balance. लग क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लग ये रहा है कि ये कस्टमर पैसे नहीं देगा, जबकि कंपनी ने यहाँ पे ना ही इसको राइट ऑफ किया है, ना ही इसका अलाउंस क्रिएट किया है. तो अगेन ये मिस स्टेटमेंट है. सेकेंडली, ये जो भी मिस स्टेटमेंट है, क्या ये मटीरियल है, इममटीरियल है, क्या है? 0.3 मिलियन है और हमारे पास यहाँ पे 7.5 मिलियन. तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने 100 से, यह आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100. ये बन रहा है 4% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यानी इसका मतलब ये मामला जो है ये इममटीरियल मामला है. अच्छा, एक दफ़ा क्या करना चाहिए, एक दफ़ा जब आपको लगे ना कि प्रॉफिट से ये बात इममटीरियल आई है, तो आप एक दफ़ा दूसरे चीज़ से भी चेक कर लो. यानी यहाँ पे रेवेन्यू से भी चेक करके देख लो इसको. 0.3 मिलियन डिवाइड बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0.38 बन रहा है. यानी इसका मतलब ये इससे भी देखा जाए, अगर रेवेन्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो इममटीरियल है. अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि भाई हाँ ये इममटीरियल ही है. यानी प्रैक्टिस क्या है कि आपने चेक करके लाजमी देखना है. अगर एक हिस्से से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेंचमार्क के हिसाब से इममटीरियल है, तो आप दूसरे से भी चेक कर लो कि कहीं उससे तो नहीं बन रहा मटीरियल. अब ये मामला क्या है? इममटीरियल. ओपिनियन क्या जाएगा? सर ओपिनियन तो क्लीन ही जाएगा. ये ओपिनियन क्या जाएगा भाई? अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा. अब इधर देख लेते हैं भाईजान, यहाँ पे चल क्या रहा है. एक कस्टमर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा है और उसको गोइंग कंसर्न की डिफिकल्टीज हैं. हमें कोई गोइंग कंसर्न की डिफिकल्टीज नहीं है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसका मतलब रिपोर्ट भी आपकी जो रहेगी, कोई एडिशनल पैराग्राफ वाली सूरत नज़र आ रही है क्या? कोई MURGC है? नो. उसका करेक्ट डिस्क्लोजर वाली बात? नो. यहाँ पे कोई अदर मैटर पैराग्राफ वाली बात? नो. क्या ये कोई इन्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ वाली बात है? नॉट एज सच, कोई ऐसी बात लग नहीं रही. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी क्या रहेगी? अनमॉडिफाइड. क्यों? क्योंकि ओपिनियन में भी कोई चेंज नहीं आया और देर इज़ नो सच एडिशनल पैराग्राफ विच इज़ नीड टू बी इंक्लूडेड. तो दैट्स इट. ये हमारे पास यहाँ हेम्फ्रेसिस कंपनी वाला क्वेश्चन हमने डन कर लिया है. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको भी देख लेते हैं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5.75 मिलियन. ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 है. द क्लाइंट हैड अ लॉ सूट वर्थ 1.22 मिलियन पेंडिंग एट द ईयर एंड. ईयर एंड पे 1.22 मिलियन पेंडिंग है. द लॉयर कन्फर्म दैट while there was a possibility that the lawsuit may result in an outflow. यानी लॉयर कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है that the lawsuit may result in an outflow. There was a good chance that the outflow will be favorable for the client. यानी पॉसिबल है आउटफ्लो का चांस और क्लाइंट के जीतने के चांसेस, यानी जिसका ऑडिट हम कर रहे हैं उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा फेवरेबल हैं. The management has given a disclosure for lawsuit in the notes to the financial statements. यानी मामलात क्या हैं? मामलात कुछ यूँ हैं कि एक केस है, ठीक है,
उस केस का यहाँ पे चांसेस ऑफ आउटफ्लो पॉसिबल हैं, डिस्क्लोजर जाना चाहिए और कंपनी ने इसका डिस्क्लोजर भी दिया है, बिल्कुल दिया है। तो क्या ये कोई मिस स्टेटमेंट है? सर नो मिस स्टेटमेंट। नंबर 2, इसकी मटीरियलिटी निकालने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओपिनियन के अंदर क्या होगा? कोई मिस स्टेटमेंट है? नहीं। कोई इनेबिलिटी है? नहीं। तो ओपिनियन तो अनमॉडिफाइड ही रहेगा। नेक्स्ट, याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओपिनियन की मॉडिफिकेशन या तो मिस स्टेटमेंट की वजह से होती है या इनेबिलिटी की वजह से। यहाँ मिस स्टेटमेंट भी नहीं है ना हुई कोई इनेबिलिटी का मसला है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या रिपोर्ट मॉडिफाई करने की ज़रूरत है? यहाँ सोचें, इनफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में सोचें। इनफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर क्या था? इनफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर यूजर की अटेंशन जाना बहुत जरूरी है, कोई ऐसा डिस्क्लोजर जिसके ऊपर यूजर की अटेंशन जाना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। ब्रेकअप बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, ठीक है। दूसरा, रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर। तीसरा, कोई पॉसिबल लिटिगेशन जो ऑन गोइंग है, अभी अनसेटल्ड है लेकिन सिग्निफिकेंट है और इसका मैनेजमेंट ने बिल्कुल सही सही डिस्क्लोजर भी गिवन दिया है। तो इसका मतलब ये इनफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर ऑडिटर ऐड करेगा। यानी यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट जो है इसके अंदर क्या होगी? मॉडिफिकेशन। और वो मॉडिफिकेशन क्या होगी? एडिशनल पैराग्राफ ऐड होगा। किस चीज़ का एडिशनल पैराग्राफ? इनफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। आप यहाँ पे बताएंगे कि इनफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर ऑडिटर क्या बताएगा? ऑडिटर बताएगा कि यहाँ पे एक अनसेटल्ड लॉ सूट का केस है, वो लॉ सूट जो है वो इट्स स्टिल पेंडिंग, मैनेजमेंट ने उसकी सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है और यूज़र की उस पर अटेंशन ज़रूर जानी चाहिए। तो ये बातें ऑडिटर यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर ऐड करेगा और यही रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन होगी यहाँ पे। यानी आप यूँ लिखेंगे, ऑडिटर will issue a modified audit report. Auditor will issue a modified audit report in which auditor will add an additional paragraph of emphasis of matter paragraph और उसके अंदर जो बातें मैंने आपको बताई वो ऐड होंगी। That's it, ये रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास किट के क्वेश्चंस हैं। किट का क्वेश्चन है बल्कि एक वायोलेट कंपनी के नाम से, इसको देख लेते हैं। दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर होम असाइनमेंट। नाउ मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, फुशिया कंपनी के ऊपर। डिस्कस द इशू इंक्लूडिंग एन असेसमेंट ऑफ वेदर इट इज मटीरियल। डिस्कस वेदर अ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज एप्रोप्रिएट। यानी मैं केस 1 डेजी कंपनी के अंदर भी और 2 के अंदर भी, फुशिया कंपनी के अंदर, दोनों के अंदर बताऊंगा कि यहाँ पे कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है या नहीं। Recommend procedure the audit team should undertake at the completion stage to try to resolve the issue. Completion stage पे इसको resolve करने के लिए ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगा सकता है? Describe the, अब ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं है, हाँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऊपर प्रोसीजर लगा रहे होते हैं। Describe the impact on the auditor's report if the issue remains unresolved. 12 marks. The total marks will be split equally between each issue. यानी दोनों इश्यूज के ऊपर 6-6 नंबर है, इसका मतलब टोटल 6 और 6, ठीक है। फुशिया कंपनी हम देख लेते हैं केस यहाँ पे। फुशिया कंपनी हैज एक्सपीरियंस डिफिकल्ट ट्रेडिंग कंडीशन and as a result it has lost significant market share. The cash flow forecast has been reviewed during the audit fieldwork and it shows a significant net cash outflow. The management are confident that further funding can be obtained and so have prepared the financial statements using the going concern basis with no additional disclosures. The audit senior is highly skeptical about this. The prior year financial statement showed a profit before income taxes of 1.2 million. However, current year loss before income tax is 4.4 million and the cash outflow for the year is 3.2 million. तो यहाँ पे फोरकास्टेड कैश आउटफ्लो 3.2 मिलियन का लॉस नेट आउटफ्लो दिखा रहा है। तो ये अगले 12 महीने की सिचुएशन है। क्या कह रही है कंपनी कह रही है कि हम जो है ना वो गोइंग कंसर्न हैं और डिस्क्लोजर की ज़रूरत भी नहीं है, हम
जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे कंपनी ने बनाई है, जबकि यहाँ पे मार्केट शेयर भी जा चुका है, अगले साल के प्रॉफिट्स जो है ना वो पिछले साल प्रॉफिट से इस साल लॉसेस में तब्दील हो गए, और आपके कंपनी का नेट कैश आउटफ्लो भी इतना सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है 3.2 मिलियन। दैट मीन्स ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। इसका मतलब ये कंपनी का गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, और इसका क्या जाना चाहिए, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी चाहिए ब्रेकअप बेसिस पे, जबकि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे बनी हुई है, यहाँ पे जीसी बेसिस पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये मिस स्टेटमेंट है जी। ये मामला मटीरियल है या परवेसिव? सोचे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नक्शा बदल गया, मल्टीपल अकाउंट बैलेंसेस पे इफेक्ट है, यस। नंबर 2, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो नक्शा बदला है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नक्शा बदलने के बाद यहाँ पे आप देखें कि ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट को लॉसेस में बदलने वाली सूरत हाल है, और ये मामला पूरी 60% से ज़्यादा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसका मतलब ये परवेसिव, मटीरियल एज वेल एज परवेसिव, परवेसिव, मटीरियल एज वेल एज परवेसिव है। चलें अब बताएं ज़रा कि रिपोर्ट के ऊपर आने से पहले ओपिनियन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? एडवर्स ओपिनियन आएगा, ऐसा ही है, एडवर्स ओपिनियन आएगा। और जो रिपोर्ट है सर, यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर भी क्या होगी, रिपोर्ट हो जाएगी मॉडिफाइड। और क्या मॉडिफिकेशन होगी, क्या मॉडिफिकेशन होगी यहाँ पे? रिपोर्ट मॉडिफाई क्यों हो रही है? ओपिनियन की वजह से। तो हम यहाँ बोलेंगे ओपिनियन का पैराग्राफ चेंज होकर क्या बन जाएगा, एडवर्स ओपिनियन का पैराग्राफ। और दूसरा जो बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ है, ये भी चेंज होकर क्या बन जाएगा, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारे पास बात थी रिटन रिप्रेजेंटेशन की, तो याद करें यहाँ पे रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ले सकता है। कैसे ले सकता है? आपको याद होगा गोइंग कंसर्न वाला आयजा कहता है कि ऑडिटर तूने मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि कंपनी की गोइंग कंसर्न की अजम्पशंस वैलिड हैं, और गोइंग कंसर्न का कंपनी जो है ना वो अजम्पशंस दी है वो सॉरी एप्रोप्रिएट हैं, और कंपनी की गोइंग कंसर्न से रिलेटेड तुमने सारी अजम्पशंस दी हैं और सब कुछ डिस्क्लोज भी किया है। तो यहाँ पे तो WRL यस, आप बताएंगे कि WRL यहाँ पे क्यों मांगी जाएगी, क्योंकि इट्स रिक्वायर्ड बाय द आइजा ऑफ गोइंग कंसर्न। और दूसरा ये कि इसके अंदर क्या होगा, ऑडिटर इस WRL के अंदर क्या मांगेगा कि कंपनी ने जो अजम्पशंस लिए गोइंग कंसर्न की वो अप्रोप्रिएट हैं, और कंपनी ने गोइंग कंसर्न से रिलेटेड सारी अजम्पशंस को डिस्क्लोज किया है विद द ऑडिटर, एंड एज वेल एज उन्होंने कंप्लीट एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दिए हैं, सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से रिलेटेड रिफ्लेक्ट किया है। अच्छा जी, ये एक डेजी कंपनी वाले क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी ये बात डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें क्या हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर रिक्वायर्ड होगा या नहीं। Subsequent to the year end, the company's sales ledger has been corrupted by the computer virus. Desi company finance director was able to produce the financial statements prior to this occurring. However, the audit team has unable to access the sales ledger. Audit team काबिल नहीं है सेल्स लेजर को एक्सेस करने के टू अंडरटेक डिटेल टेस्टिंग ऑफ द रेवेन्यू और ईयर एंड रिसीवेबल्स. All other accounting records are unaffected and there are no backups available for the list of customers. Desi company revenue is 15.6 million and its receivable are 3.4 million and profit before income tax is 2 million. यानी यहाँ पे सारी बातें ये हैं कि सबूत नहीं मिल पा रहा ऑडिटर को, इनएबिलिटी का मामला है। इनएबिलिटी का मामला है किस चीज पे, सेल्स के लेजर पे। इनएबिलिटी का मामला है किस चीज पे, सेल्स के लेजर के ऊपर, यानी रेवेन्यू और ईयर एंड के रिसीवेबल पे ऑडिटर को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा। तो ये केस तो आप करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या यहाँ पे WRL ले सकता है ऑडिटर? जवाब, जहां पे ऑडिटर को सबूत मिलते हैं और ऑडिटर को उन सबूतों में जान डालनी होती है, वहां ऑडिटर WRL लेता है। सरकार यहां पे तो कोई सबूत मिले ही नहीं है, तो फिर ऑडिटर WRL क्यों लेगा? नो WRL, नो WRL, डन। ये हमने यहां पे देख लिया। क्यों नो WRL? क्योंकि WRL बेटा एक सपोर्टिंग एविडेंस है, इट्स एन सपोर्टिंग एविडेंस, और यहां पे ऑडिटर को
सपोर्टिंग एविडेंस तब चाहिए होता है जब उसने ऑलरेडी सबूत गैदर कर लिया और उन सबूतों के अंदर जान फूकने के लिए ऑडिटर को मैनेजमेंट से लिखवाना पड़े कि लिख के दो सब कुछ तुमने जो प्रोवाइड किया उसके अंदर सारे अजम्पशंस रेलेवेंट हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तुमने प्रोवाइड किए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे WRL नहीं रिक्वायर्ड। विद दैट ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, डेजी कंपनी एंड फिशिया कंपनी। ये आपका ऑब्वियसली असाइनमेंट है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिपोर्टिंग, माइनी कंपनी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगेन रिक्वायरमेंट देख लें आप, रिक्वायरमेंट किस तरह की होती है। डिस्कस ईच ऑफ दीज इश्यूज एंड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ द अबव इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व। अगर दूसरे ये जो इश्यूज हैं ऊपर ये अनरिजॉल्व रहते हैं तो ऑडिटर की रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले डेप्रीसिएशन है, तो भाई डेप्रीसिएशन के अंदर हो क्या रहा है। डेप्रीसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है पहले 10 million। in previous year it has been only charged on buildings. Total depreciation is 2.5 million and the elements charged to land is 0.7 million। इन्होंने भाई साहब लैंड को भी डेप्रिशिएट कर दिया है, तो ये मिस स्टेटमेंट है। और ये मिस स्टेटमेंट सीधी सीधी 0.7 million डिवाइड बाई 10 मटीरियल है। मटीरियल के बाद इसका ओपिनियन क्या जाएगा इस पर, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर। और रिपोर्ट के अंदर क्या होगी, मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन का पैराग्राफ बन जाएगा आपका क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ, और बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ बन जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने डिस्कस कर लिया है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। फिर वेजेस डेटा बैकअप, यहाँ पे क्या है, माइनी कंपनी कंप्यूटराइज वेजेस प्रोग्राम इज बैक्ड अप डेली। However, for a period of 2 months, the wages records and the backup have been corrupted and therefore cannot be accessed। ये access नहीं हो सकता। Wages and salaries for the 2 months are 1.1 million। Let's see यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे आपको being an auditor सबूत नहीं मिल रहा, यानी ये मामला किसका है, इनएबिलिटी का मामला है। सेकेंडली यहाँ पे अगर हम मटीरियलिटी निकालने जाएं तो ये बन रही है आपके पास 1.1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ 11% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमने बोला ये क्या है, मटीरियल बट नॉट परवेसिव। अब चौथा, इसके ऊपर क्या ओपिनियन देगा ऑडिटर, अगेन ऑडिटर यहाँ पे भी ओपिनियन देगा क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर। और रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, रिपोर्ट भी मॉडिफाई होगी। रिपोर्ट के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होगी, जो ओपिनियन का पैराग्राफ है वो बदल के क्या बन जाएगा, सर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन होगी। क्या मॉडिफिकेशन होगी, ओपिनियन का पैराग्राफ बदल जाएगा और बन जाएगा क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ। और जो बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ है वो भी बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। यही बात होगी, यानी रिपोर्ट मॉडिफाइड रिपोर्ट होगी। और क्यों होगी ये मैंने आपको बता दिया है, ओपिनियन का पैराग्राफ और बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ चेंज होगा, चेंज होके क्या बन जाएगा वो भी बता दिया। ओके, तो इसको मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। लॉसूट, माइनी कंपनी मेन कंपेटिटर हैज फाइल्ड अ लॉसूट फॉर 5 million अगेंस्ट देम एलिजिंग अ ब्रीच ऑफ कॉपीराइट। This case is ongoing and will not be resolved prior to the auditor's reports being signed. The matter is correctly disclosed as the contingent liability। यानी देखें यहाँ पे क्या सीन है कि एक मेन कंपेटिटर ने लॉसूट फाइल कर दिया है 5 million का, ये ब्रीच ऑफ कॉपीराइट्स की वजह से। ये ऑनगोइंग केस है और ये अभी तक रिपोर्ट साइन होने तक रिजॉल्व नहीं होगा, और इसका सही डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दे दिया है, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पे कोई मिस स्टेटमेंट है क्या, हम बोलेंगे नो मिस स्टेटमेंट। सर जब मिस स्टेटमेंट नहीं है तो मटीरियलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओपिनियन बताएं, ओपिनियन अनमॉडिफाइड रहेगा। अब यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन यहाँ तो ओपिनियन की वजह से होती है, यहाँ पे एडिशनल पैराग्राफ। यहाँ पे ओपिनियन में तो कोई टेंशन नहीं है, क्या कोई एडिशनल पैराग्राफ आएगा, सर यहाँ पे कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न नहीं है, कोई अदर मैटर पैराग्राफ की बात नहीं है, ना यहाँ पे दो चीज़ें तो ये नहीं है। तीसरा, ये ऑन गोइंग केस है
सिग्निफिकेंट केस है, अनसेटल्ड, इसका सही डिस्क्लोजर दिया है, तो ऑडिटर इसको एडिशनल पैराग्राफ डालेगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो यहाँ पे रिपोर्ट क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड रिपोर्ट। और मॉडिफाइड रिपोर्ट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल पैराग्राफ आ जाएगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। विद दैट आई एम मार्किंग द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।